नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो भाई बहन नहीं जुड़ सके हैं तो उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो सारे भाई बहन भी जुड़ सके। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, येन, ज़्लॉटी या फिर डॉलर। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो निम्न में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ज़्लॉटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ज़्लॉटी हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी क्या है? अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो आप आंसर करोगे वारसा है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। और ये जो वारसा राजधानी है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो विस्चुला नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो विस्चुला नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। पोलैंड की राजधानी वारसा है। वारसा विस्चुला नदी के किनारे है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? ज़्लॉटी है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है या फिर मोहिनी अट्टम है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम। देखो कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात कर लें तो ये कहाँ का? तो ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का? तो कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात कर लेंगे ये कहाँ का है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये दोनों केरल के हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक, ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्या कर ले, अगर आपसे तमिलनाडु पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे तमिलनाडु पूछ ले तो तमिलनाडु के लिए आप क्या आंसर करोगे? आप कहोगे भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु के लिए आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे भरतनाट्यम है तमिलनाडु के लिए। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे कर्नाटक के लिए पूछ ले, ठीक है, कर्नाटक के लिए आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे यक्षगान है। ठीक है, क्या है? तो यक्षगान है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? राज्यसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा के जो सत्र है उनको स्थगित कर सकते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो अनुच्छेद 85(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 85(2) में। तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को, 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो 23 मार्च की अगर हम लोग बात कर ले तो 23 मार्च को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है, कौन सा? तो एक तो हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। दूसरा याद रखिएगा, 23 मार्च को हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 30
23 मार्च को हम लोग मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी की हम लोग बात करें, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी गई थी, तो 30 जनवरी को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी हैं, तो उनको गोली मारी गई थी 30 जनवरी 1948 को। साथ ही साथ याद रखिएगा, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को अगर हम लोग बात करें, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती को हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वास्को डी गामा का मकबरा, ठीक है, भारत में किस स्थान पर स्थित है, बताइएगा। वास्को डी गामा, अगर हम लोग वास्को डी गामा की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग वास्को डी गामा की बात कर लें, तो आपको पता है वास्को डी गामा जो है ये क्या है, ये पहला पुर्तगाली यात्री है, ठीक है, पहला पुर्तगाली यात्री है जो भारत भारत पहुंच रहा है, ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहा है, पहला पुर्तगाली यात्री है, ठीक है, पहला पुर्तगाली यात्री है जो क्या कर रहा है, जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंच रहा है। और कब पहुंच रहा है, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री है जो भारत पहुंच रहा है, ठीक है। कहाँ पर पहुंचेगा, तो अगर हम लोग बात करें तो केरल में कालीकट नामक बंदरगाह पर, ठीक है, केरल में कहाँ पर, तो केरल में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच रहा है। और वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जमोरिन, जमोरिन ने क्या किया, तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आपसे पूछ रहा है वास्को डी गामा जो है इसका मकबरा कहाँ पर है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़ कोच्चि केरल, या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से जाएगा। तो वास्को डी गामा की अगर हम लोग बात करें तो इसको कहाँ पर, तो इसको कोच्चि केरल में दफनाया गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। अच्छा, अब आप ईमानदारी से, आप सभी मेरे भाई बहन मुझे एक प्रश्न बताएंगे कि वास्को डी गामा जो है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वास्को डी गामा कुल कितनी बार, ठीक है, कितनी बार भारत आया था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आ रहा है, ठीक है, कितनी बार भारत आया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बास्केटबॉल से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है, या फिर क्रिकेट से, बताइएगा क्या जाएगा, बताएंगे। थॉमस कप का संबंध किससे है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप क्या है, तो ये एक पुरुष प्रतियोगिता है, ठीक है, क्या है, इसमें पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और ये किससे संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, किससे, बास्केटबॉल से, सॉरी बास्केटबॉल कर रहा हूँ, देखो कहाँ दिमाग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करेंगे किससे, बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है, किससे, तो बैडमिंटन से। थॉमस कप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किससे, तो ये बैडमिंटन से संबंधित। वहीं अगर हम लोग उबेर कप की बात करें तो उबेर कप जो है, तो ये क्या है, तो ये एक महिला प्रतियोगिता, ठीक है। थॉमस कप की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। जबकि अगर हम लोग उबेर कप की बात करेंगे तो ये क्या, तो ये इसमें महिला खिलाड़ी हिस्सा लेती है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कौन सी पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता है, कौन सी महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो पुरुष खिलाड़ी थॉमस कप में हिस्सा लेते हैं और उबेर कप में महिला खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और ये दोनों ही किससे संबंधित है, ये दोनों ही जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेनिस को भी याद रखिएगा क्योंकि टेनिस से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है, टेनिस से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। टेनिस से अगर हम लोग बात कर ले कौन सा कप है, तो टेनिस से डेविस कप है, ठीक है, कौन सा है, तो टेनिस से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो डेविस कप हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो ये सब तो टेनिस से संबंधित ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, सरोजनी नायडू की, एपीजे अब्दुल कलाम की, महात्मा गांधी की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर बताएगा, द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी हो जाएगी, सरोजनी नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात कर लें, इनकी क्या है, तो इनकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या इनकी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इनकी क्या है, तो आप कहोगे डिस्कवरी
ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी की दो किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, कौन कौन सी, तो एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक तो इनकी आत्मकथा है, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक तो ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक और बहुत ही फेमस बुक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसका नाम है हिंद स्वराज, ठीक है, क्या नाम है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें जो है गांधी जी की हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है, बुक है। और इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षित बताएगा, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है, ये सभी है। समुद्र के स्तर में वृद्धि है, तटीय रेखा में परिवर्तन है, फसल पैटर्न में परिवर्तन है, क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग किसका जो है परिणाम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का आपसे परिणाम पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग का आपसे परिणाम पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है वो क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो समुद्र के जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा तो जो तटीय रेखा है, जो भारत की जलीय सीमा है, क्या होगा, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तटीय रेखा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर ले फसल जो पैटर्न है तो उनमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। गर्मी अधिक पड़ेगी, ठीक है, गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, कहीं पर गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, कहीं बरसात बहुत अधिक होगी, ठीक है। तो जो हमको प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब देखने को मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, तो फसल में भी पैटर्न में भी परिवर्तन होगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था, बताएगा क्या आ जाएगा, औरंगजेब है, जहांगीर है, हुमायूं है, या फिर इनमें से कोई। तो जजिया अगर हम लोग बात कर लें तो जजिया क्या होता था, तो ये एक धार्मिक कर होता था। जजिया के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जजिया क्या है, तो ये एक धार्मिक कर होता था। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार किसने लगाया, तो फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किसने लगाया, तब आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ठीक है। धार्मिक कर होता था। अच्छा, धार्मिक कर होता था तो लगता किस पर था, तो ये लगता था गैर मुस्लिमों पर, ठीक है। किस पर, जो गैर मुस्लिम होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे, अब चाहे जो हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, यूरोपियन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जो लोग अगर हम बात करें तो जो, ठीक है, गैर मुस्लिम होते थे उनके ऊपर, ठीक है, जो गैर मुस्लिम होते थे उनके ऊपर जो है जजिया कर लगता था। सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। यह एक धार्मिक कर होता था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने जजिया लगाया, तो ब्राह्मण जो होते थे पहले ये जजिया से मुक्त होते थे। ब्राह्मणों पर जजिया अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया सबसे पहले किसने लगाया, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया, ठीक है। जजिया की अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त करवा दिया था। अकबर की अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने 1564 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कर दिया है, तो जजिया कर को रोक दिया है, ठीक है, कि जजिया कर की वसूली नहीं करना है, जजिया कर बंद करवा दिया था, ठीक है, 1564 में। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, औरंगजेब की बात कर ले, ठीक है, किसकी, औरंगजेब की बात कर ले, तो औरंगजेब ने क्या किया है, तो औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, कब, 1679 में, ठीक है, कब, तो 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। औरंगजेब ने 1679 से जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना, तो बताइएगा। तो अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस में है, शिपिंग में है, रेलवे में है, वृक्षारोपण और खान में है, बैंकिंग और बीमा में, बताइएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, ठीक है, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। किस अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो आप आंसर कर दोगे रेलवे। ठीक है, रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अंग्रेजों का जो भारत में इन्होंने शुरू किया। ठीक है, रेलवे की शुरुआत कब होगी, तो आप कहोगे 1853 में होगी। 1853 में रेलवे की शुरुआत होगी, किसके समय में, तो डलहौजी के समय। ठीक है, किसके समय में, तो डलहौजी के समय में 1853 में रेलवे की शुरुआत होगी। और कहाँ से होगी, तो क्या आंसर करेंगे, तो आंसर करेंगे बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, कहाँ से, तो बम्बई से अगर हम लोग बात कर लेंगे कहाँ, तो ठाणे के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1853 में डलहौजी के समय में, ठीक है, रेलवे की शुरुआत हो रही है। और ये जो है लगभग 34 किलोमीटर जो है ये पहली बार जो ये ट्रेन है जो है चल रही है। और जो ये पहली बार जो ट्रेन चलेगी इसको ब्लैक ब्यूटी नाम दिया जाएगा। ठीक है, जो पहली बार ये ट्रेन चल रही है 1853 में, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच, इसको ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे। तुलसीदास हैं, वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, या फिर विष्णु शर्मा हैं। तो पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने दादी नानी से सुनी रही होंगी, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पंचतंत्र की अगर हम लोग बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं, वेद व्यास हैं, या फिर विष्णु शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा, देखो तुलसीदास की अगर हम लोग बात करें तो तुलसीदास ने क्या किया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ठीक है, तुलसीदास जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इसके अलावा और बहुत सारी इनकी जो है पुस्तकें हैं, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, बरवे रामायण है। ठीक है, तो ये सब तुलसीदास जी की है। वाल्मीकि जी की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने रामायण लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, रामायण लिखा। वेद व्यास जी की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाभारत लिखा। ठीक है, क्या किया, वेद व्यास जी ने क्या किया, महाभारत लिखा। विष्णु शर्मा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है भूमि स्पर्श मुद्रा में, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में, या फिर ध्यान मुद्रा में, बताएगा। तो अगर हम लोग गौतम बुद्ध की बात कर लेंगे तो गौतम बुद्ध जी जो है तो इन्होंने सारनाथ में, अच्छा देखो सारनाथ के कई सारे नाम मिलते हैं। सारनाथ को ही क्या कहते हैं, तो सारनाथ को ही मृग दाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सारनाथ को ही मृग दाव भी कहते हैं। और याद रखिएगा सारनाथ को ही क्या करते हैं, तो सारनाथ को ही ऋषि पत्नम भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सारनाथ को ही मृग दाव भी कहते हैं। और सारनाथ को ही हम लोग क्या करते हैं, तो सारनाथ को ही ऋषि पत्नम कहते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है। और जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया है, महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया है, इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जो पहला उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर कुमारगुप्त, बताइएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो हरिसेन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके, तो ये समुद्रगुप्त के, ठीक है, क्या है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। ठीक है, अच्छा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, तो हरिसेन है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। और इस लेख की रचना किसने है की है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की है, याद रखेंगे। ठीक है, किसने, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति लेख का उल्लेख जो है वो कौन, हरिसेन करता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है समुद्रगुप्त जो है ये वीणा वादन करता था। ठीक है, क्या करता था, समुद्रगुप्त वीणा वादन करता था, वीणा बजाता था। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को आपको याद रखना है कि V.A. स्मिथ ने, ठीक है, क्या किया है, तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का है। ठीक है, क्या किया, तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का। साथ ही साथ आपको याद रखना है समुद्रगुप्त जो है इनकी माता लिच्छवी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, समुद्रगुप्त की जो माता थी वो लिच्छवी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
क्लियर है। तो समुद्रगुप्त यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीणा वादन कर रहे हैं वीएसपी तिने नेपोलियन कर रहे हैं। इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख मिला जिसकी रचना हरिशेर ने की है और इनकी माता लिच्छवी थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं, या फिर जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, ठीक है, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं, उनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कितनी है तो आप आंसर करोगे 12 है। ठीक है, कितने हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है? आप आंसर करोगे 12 है। ठीक है, लेकिन जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो शर्तें होती तो वो कौन निर्धारित करता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो 1991-92 अगर हम लोग बात करें तो 1991-92 का जो समय है वो नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? 1991-92 का जो समय है वो नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। और इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे? तो अगर हम लोग इस समय बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे नई आर्थिक नीति के समय, प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और अभी नरसिम्हा राव को क्या किया गया? भारत रत्न, तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया जिसमें नरसिम्हा राव का भी नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे नई आर्थिक नीति के समय आपको पता है LPG, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। एल फॉर क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, उदारवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, उदारवाद। पी फॉर क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? निजीकरण। ठीक है, क्या होता है? निजीकरण होता है। और जी फॉर क्या होता है? जी फॉर ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? जी फॉर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो जो है ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है। आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं? ठीक है, देखो हरित क्रांति की अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग हरित क्रांति की बात कर लें तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से। ठीक है, क्या है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? अगर आपसे विश्व हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? आप आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है? यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय भारत में पूछ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या आंसर कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और अभी याद रखिएगा इनको भारत रत्न, टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया जिसमें इनका भी नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? वर्गीज कुरियन की अगर हम लोग बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, किसके? तो ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। सैम पित्रोदा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध, ठीक है, सरसों दाल तिलहन आदि को बढ़ावा देने से। ठीक है, तो पीली क्रांति याद रखिएगा, पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? सैम पित्रोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस संविधान से प्रेरित किया गया? अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता है नीति निदेशक तत्व जो है ये कहाँ पर है? तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद कहोगे 36 से 51 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं
ये वाद योग्य नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं? ये वाद योग्य नहीं होते हैं, या फिर इन्हीं को आप क्या कहोगे? इन्हीं को आप कहोगे ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्याय योग्य नहीं होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से लिए गए हैं? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आयरलैंड से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? देखो, अनुच्छेद 19 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, कितने? 19 में अगर हम लोग बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो अनुच्छेद 32 में, ठीक है, कहाँ पर है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे, तो शोषण का विरुद्ध अधिकार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कह रहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपको कहाँ पर? ये आपको दिख जाएगा 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में। तो क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 में कौन सा? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको अनुच्छेद 19 का में देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 19 ए में आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका के किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइएगा? संसदीय प्रणाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के, जनता के, न्यायपालिका के, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएगा। तो संसदीय प्रणाली में अगर हम लोग लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर ले क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात कर लें संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो लोकसभा अगर हम लोग कार्यपालिका की बात कर लें, ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति होती है। ठीक है, विधानमंडल कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा? तो देखो आपको पता है संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, जो संघीय मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जो संघीय मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें संघीय मंत्रिपरिषद, आपसे क्या करा है? संसदीय प्रणाली में जो लोकसभा है, कार्यपालिका है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है लिखित और विस्तृत संविधान, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार, ठीक है, एकल नागरिकता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपसे ये पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय संविधान की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान है, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार है, टू टीयर, अगर हम लोग बात करें टू टीयर गवर्नमेंट है, एकल नागरिकता है, या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, द्विस्तरीय जो सरकार कह रहा है तो ये सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये प्रश्न पूछा गया था। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर ले एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बताइएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है बताना है, बताइएगा इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सी एक रासायनिक क्रिया नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या फिर पानी का भाप में रूपांतरण, कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, पानी का भाप में बदलना, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ये क्या है? तो ये एक भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पैरिया निम्न में से किस में होता है? नाक में, मसूड़ों में, हृदय में या फिर फेफड़े में? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पैरिया, अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? पैरिया इज अ डिजीज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नाक होगा, हृदय होगा, मसूड़े होंगे या फिर तो आपको पता है पैरिया जो है वो दांतों से संबंधित समस्या है, और ये कहाँ पर? तो ये मसूड़ों में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से पाया जाता है। फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या फिर कीटों में? तो देखो, दो ऊतक है जिनको आपको याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार प्रश्न बनता है। एक होता है फ्लोएम, देखिए क्या होता है, एक होता है फ्लोएम और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जाइलम होता है। ठीक है, अगर हम लोग जाइलम की बात करें, जाइलम जाइलम, ठीक है, जल, तो अगर हम लोग जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है? तो ये पौधों में जल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग जाइलम की बात कर लें तो जाइलम क्या करता है? तो ये पौधों में जल पहुंचाने का काम करता है। वहीं अगर हम लोग फ्लोएम की बात कर लें तो फ्लोएम क्या करता है? तो अगर हम लोग फ्लोएम की बात कर लें तो फ्लोएम क्या हो जाएगा? तो ये पौधों में पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये पौधों में पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पौधों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात कर लें तो ये कहाँ पर है? तो इनका उल्लेख आपको भाग 9 में देखने को मिल जाएगा। अनुसूची अगर आपसे पूछ ले कि पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप अनुसूची क्या कर दोगे? अनुसूची 11 कर दोगे। कौन सा संशोधन है जिनके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन है, 1992 के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर है? तो भाग 9 में है। ठीक है, और अनुसूची की बात करेगा 11 हो जाएगा। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कितने विषय प्रदान किए गए पंचायतों को, कितने विषय प्रदान किए गए, तो विषय आप क्या कहोगे? आप कहोगे 29 विषय हैं जो पंचायतों को प्रदान किए गए। और आपको पता है ना, 1957 में अगर हम लोग बात करें कौन सी समिति आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। कौन सी? तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। कब? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। और इस समिति ने क्या किया था? इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो क्या जाएगा? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 3 टियर, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लागू है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एसिड कार की बैटरियों में पाया जाता है? एसिटिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होगा? बताएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से बताएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग कार की बैटरियों में बात करें कौन सा एसिड होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप लोग क्या?
आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा? तो आप आंसर कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सूत्र पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? H2SO4 कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? H2SO4 ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? तो स्वच्छ और पसीना है, सफेद और मनमाना है, सफेद और पसीना है, या फिर निजी और सफेद है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर लें तो श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का। और जितने मेरे भाई बहनों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बताइएगा क्या आ जाएगा? तो श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या पूछ रहा है? तो श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद होता है। और श्वेत का अर्थ क्या होता है? पसीना होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। जैसे खान सर कहते हैं ना, ठीक है, कि इतिहास वही लिखेगा जो पसीने में नहाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो सफेद और पसीना हो जाएगा। ठीक, आगे आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना। तो खाक में मिल जाना तो क्या हो जाएगा? तो ये तो सबको पता है क्या हो जाएगा? खाक में मिल गए, सब कुछ नष्ट हो गए। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनिल का पर्यायवाची क्या है? पवन है, चक्रवात है, अनल है, पावस है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? अनिल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? बताइएगा अनिल का पर्यायवाची क्या है? पवन है, चक्रवात है, अनल है, पावस है। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए पवन हो जाएगा। देखो इनके पर्यायवाची कौन कौन है? इनके पर्यायवाची जो है वो पवन भी है, ठीक है, समीर भी है, ठीक है, वात भी है, ठीक है, कौन है? वात भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले, पवमान भी है, ठीक है, कौन है? पवमान भी है, मारुत भी है। तो ये सब क्या आ जाएंगे? तो ये सब पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त का विलोम क्या होगा? बताइएगा। निष्ठ होगा, जानना होगा, प्रकट होगा, या फिर गूढ़ होगा। तो बताइएगा। तो गुप्त जैसे कहते हैं ना कि बहुत गुप्त बात है, बहुत सीक्रेट बात है ना, तुम्हें बता रहे हैं बहन और किसी को मत बताना। ठीक है, तो क्या होगा? तू पूरे गांव में जो है वो किसी और को बताएंगी और बहन जी एकदम गुप्त बात है, किसी को मत बताना। ऐसे करते करते पूरे गांव में पता चल जाएगा। तो गुप्त का मतलब क्या हो जाएगा? तो गुप्त का मतलब हो जाएगा सीक्रेट, है ना, जो एकदम छिपी हुई गुप्त बात है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सद्भावना का अगर हम लोग बात कर लें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा देखो, आपको आपको पता होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राजीव गांधी जी। ठीक है, एक प्रधानमंत्री हमारे हैं राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी जी की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 20 अगस्त को, ठीक है, क्या होता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सद्भावना की बात आई तो यहाँ पर प्रश्न याद आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, राजीव गांधी जी जो है इनका जन्म जो है 20 अगस्त को हुआ था और 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे सत धन भावना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सत धन भावना। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। और इनका अगर आपसे समाधि स्थल पूछ ले, ठीक है, राजीव गांधी जी की अगर आपसे क्या कर ले, आपसे समाधि स्थल पूछ ले, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आंसर करोगे वीर भूमि। ठीक है, क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? आप आंसर करोगे वीर भूमि। ठीक है, क्या है? तो वीर भूमि। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विषम चुनना है तो बताइएगा, विषम चुनना है तो विषम कैसे होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो 3 है, 13 है, 17 है, 33 है, 23 है, 67 है। बताइएगा तो इनमें कोई एक विषम है और कौन सी विषम संख्या, यही आपको चूज करना। क्या आंसर आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से बताना। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो बाकी सभी संख्याएं अगर हम लोग बात करें तो 33 को छोड़कर सभी क्या है? तो 33 को छोड़ करके सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है? तो वो अभाज्य है। ठीक है, क्या है? तो 33 को छोड़ के अगर हम लोग बात कर लेंगे 33 को, ठीक है, 33 को छोड़ करके बाकी सारी संख्याओं की बात कर लेंगे तो बाकी सारी संख्याएं क्या है? तो अभाज्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या, ठीक है, डी हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे।
यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? देखो ए को अगर हम लोग बात कर ले तो ए को क्या कह रहा है? 26 कह रहा है, ठीक है, और जेड को क्या कर रहा है? तो जेड को 1 कह रहा है, मतलब एक जेड की तरफ से गिनती शुरू हो रही है, ठीक है, जेड 1 हो गया, ठीक है, वाई की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो वाई 2 हो गया। तो इस तरीके से गिनती हो रही है। आप देखोगे बी को क्या कह रहा है? तो बी को क्या कह रहा है? तो बी को 25 कह रहा है, ठीक है, सी को क्या कह रहा है? सी को 24 कह रहा है, मतलब गिनती इधर की तरफ से हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग मोबाइल की बात कर लेंगे तो मोबाइल के लिए क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग इधर की तरफ से गिनेंगे, उल्टी दिशा से अगर हम लोग गिनेंगे, तो जो एम है, ठीक है, जो एम है, एम का स्थान क्या होगा? तो एम का स्थान हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा, ठीक है। एम का स्थान क्या हो जाएगा? एम का स्थान हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 आपको सबसे पहले कहाँ पर? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पर? तो 14 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको समय बचाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, सारा मिला करके समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको समय बचाना है। अगर आपको पहले ही ऑप्शन में 14 दिख गया तो आपको बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो गोपी जो है, ठीक है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? बताइएगा। तो गोपी की बात हो रही है, ठीक है, तो गोपी की बात हो रही है और गोपी ने क्या कहा? गोपी ने कहा कि वह व्यक्ति जो है वो मेरी माँ, ठीक है, तो गोपी की ये माँ हो गई। तो वह व्यक्ति, गोपी जो गोपी कह रही है कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, ठीक है, तो माँ के भाई क्या हो गए? तो माँ के जो भाई हैं वो क्या हो जाएंगे? गोपी के मामा बन जाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा? तो गोपी ने कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई के पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी हैं। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो गोपी उन्हें नाना कहेगी। क्या कहेगी? तो गोपी क्या करेगी? गोपी जो है वो इनको क्या कहेगी? तो इनको नाना कहेगी, ठीक है। माँ और मामा के अगर पिताजी हैं तो क्या हो जाएंगे? तो नाना हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जागृत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, जागृत इज अ मैस्कॉट रिलेटेड ऑफ टू व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो आयकर से, उपभोक्ता जागरूकता से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर क्रिप्टो करेंसी से? तो जागृत अगर हम लोग बात करेंगे तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ शुभंकर है? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। क्या हो जाएगा? जागृत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ शुभंकर है? आयकर, उपभोक्ता जागरूकता, जलवायु परिवर्तन, या फिर क्रिप्टो करेंसी? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था, मॉर्निंग सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर व्हाट्सअप से आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपको शिक्षा से रिलेटेड, आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।